हेलो फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं। ठीक, सी सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जलीय चक्र में जैव विविधता की भूमिका की समझ बेहतर नीति निर्माण में सहायक होती है। जैव विविधता शब्द अनेक किस्मों के पादपों, प्राणियों, सूक्ष्मजीवों की ओर उन पारितंत्र को जिसमें वे पाए जाते हैं उसका निर्दिष्ट करता है। कहने का मतलब है जैव विविधता वो है जिसमें बहुत अनेक तरह के पादप, प्राणी, सूक्ष्मजीव सभी पाए जाते हैं। वो अपना एक सिस्टम बनाते हैं। आप वीडियो को 2 स्पीड करके देखिएगा ताकि आपका टाइम बचे। और ये बिल्कुल बर्डन नहीं लीजिए कंप्रीहेंशन को लेके। जल और जैव विविधता एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी वाटर और बायोडाइवर्सिटी एक दूसरे पर डिपेंड है। वास्तव में जलीय चक्र से ही यह निश्चित होता है कि जैव विविधता कैसे काम करती है। क्रम से वनस्पति और मृदा के प्रवाह को भी निर्धारित करते हैं। हर एक गिलास जल को हम पीते हैं, कम से कम उसका कोई अंश मछलियों, वृक्षों, जीवाणुओं, मिट्टी और अन्य ऑर्गेनिज्म से होकर गुजरता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है जो अंडरग्राउंड वाटर है या तालाब से कहीं से भी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सब चीज से होकर गुजर के आ रहा है, तभी हम वो एक गिलास पानी पी रहे हैं। इन परितंत्रों से गुजरते हुए वह शुद्ध होता है और उपभोग के लिए उपयुक्त होता है, यानी उपभोग माने कंज्यूम करते हैं हम। जल की पूर्ति एक महत्वपूर्ण सेवा है जो पर्यावरण प्रदान करता है। ठीक है, अब कह रहा है उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से सर्वाधिक इंटरफेस यानी इन्फेरेंस यानी निष्कर्ष निकाला जा सकता है सबसे अच्छा। पहला ऑप्शन देखिए, जैव विविधता प्राकृतिक जल के पुनर्चक्रण के सामर्थ्य को बनाए रखती है। ठीक है, जीवित जीवों यानी ऑर्गेनिज्म के अस्तित्व के बिना हम पेयजल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, एकदम गलत बात है। पादप, प्राणी और सूक्ष्मजीव आपस में सतत अन्योन्य क्रिया करते हैं। ये बात तो ठीक है कि क्रिया करते हैं, लेकिन ये बनाता है क्या? जैव विविधता। लेकिन इसकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, तो ये भी काट दीजिए। जलीय चक्र के बिना जीवित जीव अस्तित्व में नहीं आ पाए। बोल रहा है कि अगर जल चक्र होगा तभी जीवित जीव अस्तित्व में आते, ये भी कथन गलत है। यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए प्राकृतिक जल के पुनर्चक्रण को सामर्थ्य बनाए रखती हैं, ये एकदम ठीक है। कितना आसानी से एलिमिनेट करके आप एकदम सही आंसर पे आ जाएंगे और इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, 100% ठीक होगा। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आप 50-50 में फंस जाओगे। अब चलिए सेकंड वाला देखते हैं। पिछले दशक में बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में मुख्यतः मिडल वर्ग और हाई मिडल वर्ग समाज को सेवा प्रदान करने के लिए उच्च कोटि के स्वचालन और उत्पादनों से पुनः संचारित किया गया। आज बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए ऐसे नए कार्यक्रम की आवश्यकता है जो आम आदमी के पहुंच से बाहर ना हो, यानी आम आदमी के पहुंच में हो बैंकिंग सेक्टर। ठीक, तो अब बोल रहा है कि कौन सा संदेश अनिवार्यतः अंतर्निहित है इस परिच्छेद में। मैंने कहा ना आपको जो भी आंसर निकालना है इसी परिच्छेद से। चलिए पढ़ते हैं। बैंकों के और अधिक स्वचालन और उत्पादनों की आवश्यकता है। 1 सेकंड के लिए अभी इस पे रुक जाएंगे, इसको अभी कट नहीं करेंगे। हमारी संपूर्ण लोक वित्त व्यवस्था की आमूल पुनर्संरचना की अवस्था है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई, टोटल वित्त व्यवस्था को पुनर्संचारित करे, यही काम है। इतना मेहनत से सब चीज इस्टेब्लिश्ड हुआ, उसको फिर से पुनर्स्थापित करे, गलत बात है। फर्जी ऑप्शन है। बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाओं के एकीकरण की आवश्यकता है, ये भी गलत बात। वित्तीय समावेशन को संवर्धित करने की आवश्यकता है। वित्तीय समावेशन माने बोल रहा है कि जो फाइनेंस है उसका समावेशी विकास हो, समावेशन हो। ये भी सही बात नहीं है, इसमें कहीं भी समावेशन की बात नहीं की गई है। बच्चा हमारा एक, बैंकों के और अधिक स्वचालन और उत्पादों की आवश्यकता है। शुरू में बोला ना, इसको स्वचालन और उत्पादन को पुनः संचरित किया गया है, यानी आवश्यकता है ताकि आम आदमी के पहुंच से बाहर ना हो। और जो समावेशी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः हम वैसे चीज के लिए करते हैं ताकि हाशिए पे खड़ा जो व्यक्ति है अंतिम छोर तक के व्यक्ति का विकास हो। तो इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं कहा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, हमारा आंसर यही होगा
कि आम आदमी के पहुंच से बाहर ना हो। सॉरी, इसको कट करेंगे, यही हमारा सही आंसर होगा। वित्तीय समावेशन को संवर्धित करने की आवश्यकता है। बोल रहा है ना, आम आदमी के पहुंच से बाहर ना हो, यानी वित्तीय समावेशन हो। ये वाला गलत हो जाएगा। बैंकों के और अधिक स्वचालन। क्यों भाई, यहाँ पे तो बोल ही दिया है कि सेवा प्रदान करने वाले उच्च कोटि का स्वचालन और पुनः संचरित किया गया है, हो चुका है, और अधिक करने की बात नहीं की गई है। ये बोल रहा है कि आम आदमी के पहुंच से बाहर ना हो, यानी सबका वित्तीय समावेशन हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए मैंने सोचा कुछ और पूछ रहा है, तो हमारा यही आंसर ठीक होगा। अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए आते हैं अपने सेकंड परिच्छेद पे। अब ये क्या कहता है, मलिन बस्तियों में सुरक्षित तथा संधारणीय सफाई से महिलाओं और लड़कियों को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, निजता एवं सम्मान के रूप में असीमित लाभ मिलता है। तथापि शहरी सफाई पर बनने वाली अधिकार योजनाओं और नीतियों में महिलाएं प्रतिलक्षित नहीं होती। यह तथ्य भी मैला ढोने की प्रथा आज भी अस्तित्व में है। यह दिखता है कि प्रवाही फ्लश शौचालयों को बढ़ावा देने और शुष्क शौचालयों को बंद करने को लेकर अभी तक बहुत कुछ नहीं किया गया है। स्वच्छता के अधिकार की दिशा में बहुत बड़े पैमाने पर अधिक स्थायी और मजबूत अभियान शुरू किया जाना चाहिए। यह मुख्य रूप से मैला ढोने के उन्मूलन कर ध्यान केंद्रित करने वाला होता है। आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे टीचर या यूट्यूबर बताते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद ये देखिए। जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। जब आपको आइडिया मिल जाएगा ना एलिमिनेशन करने का, तो आप फटाक से क्वेश्चन पढ़ के यहाँ आ जाएंगे। और ये वाले में मिस्टेक हो गया मेरे से, आम आदमी की पहुंच से बाहर ना हो, ताकि जो अंतिम छोर पे जो खड़ा व्यक्ति है और जो हाई लेवल पे है और जो लास्ट में है, इसको भी यहाँ तक लाया जाए, समावेशी विकास हो, यही बोल रहा है इसमें। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, ये वाले का। यह मुख्य रूप से मैला ढोने के उन्मूलन पर ध्यान देने वाला केंद्रित होना चाहिए। पूछ रहा है, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा सही है। पहला है, शहरी सफाई समस्या का पूर्ण निवारण केवल मैला ढोने के उन्मूलन से ही किया जा सकता है। एकदम गलत बात है। सिर्फ मैला ढो के ही पूरा सफाई नहीं हो जाएगा, कचरा भी तो है, बहुत सारी चीजें हैं। केवल शब्द को देखिए, ये फर्जी ऑप्शन है, कट कीजिए। एक गया, एक गया, एक गया, बचा क्या, सिर्फ 2। शहरी क्षेत्रों के सुरक्षित सफाई व्यवहार की जागरूकता को और अधिक प्रोत्साहित करने की जरूरत है। एकदम ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट परिच्छेद पे। चलिए सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। किसी अनुसंधान दल के उल्लू के एक दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा की। ठीक है, एक अनुसंधान दल यानी पार्टी ने उल्लू के एक दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा ली, यानी बहुत लंबे टाइम से जिस हैबिटेट में रहता था उसका एग्जामिन किया। उल्लू छोटे स्तनपायी जंतुओं का शिकार करते हैं और दीर्घकाल में एकत्रित होने वाले उन आहारों के उत्सर्जित अवशिष्टों से हमें पूरी पिछली सहस्राब्दी में छोटे स्तनपायी जंतुओं की बनावट और संरचना की समझ मिलती है। इस रिसर्च से यह संकेत मिला है कि जब पृथ्वी लगभग 13,000 वर्ष पूर्व तीव्र तापन की अवधि से गुजरी, तब छोटे स्तनपायी जंतुओं का समुदाय स्थिर और प्रतिस्पंदी बना रहा। किंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश से पर्यावरण में मानवकृत कारणों से हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जैव मात्रा और ऊर्जा प्रवाह में बहुत बड़ी गिरावट आती है। ऊर्जा प्रवाह यानी जब ऊर्जा एनर्जी फ्लो होता है, तो इस नाटकीय गिरावट का अर्थ यह है कि आधुनिक परितंत्रों में उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा है जितनी सहजता से अतीत में हुआ करता था। ठीक, यानी एडेप्टेशन, अनुकूलन की बात हो रही है। चलिए अब पढ़ते हैं। ठीक है, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। लेखक क्या सोचकर अवधारणा अपना बनाया है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कौन सा पूर्वधारणा वैध है यानी सही है। भूमंडलीय तापन बारंबार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। ठीक, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बार बार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है, तो नहीं, बार बार होने वाली प्राकृतिक घटना नहीं है। एक गलत है,
एकदम फर्जी ऑप्शन है। एक गया, ठीक। बोल रहा है दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। आसन भूमंडलीय तापन का छोटे स्तनपायी जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? जो ये बोल रहा है कि अनुकूल नहीं हो रहा है, यानी प्रतिकूल अब प्रभाव पड़ रहा है, तभी तो। 2 वाला तो एकदम गलत है। तो जहाँ जहाँ 2 है कट कट कट, 2 एकदम गलत है। तो आप हमेशा वेट कीजिए जब तक एलिमिनेशन ना हो ना, सही उत्तर आपको नहीं मिल सकता। यही इसकी खासियत है। ये बोल रहा है कि अनुकूल नहीं है, और ये बोल रहा है कि छोटे स्तनपायी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ रहा है प्रतिकूल प्रभाव? तो हमारा बच जाएगा क्या कि पृथ्वी के प्राकृतिक प्रतिस्पंदन में कमी के लिए मनुष्य उत्तरदायी है। ये देखिए, पर्यावरण में मनुष्य मानवकृत कारणों से हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही ऐसा ऊर्जा प्रवाह में बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल तीसरा सही है। तो वीडियो कैसा लगा? क्या आपको और ऐसा वीडियो चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? इजी फील हो रहा है कि नहीं? रिलैक्स फील कर रहे हैं कि नहीं कि हाँ अब हम कंप्रीहेंशन अगर 19 आता है तो आपका 2.5 नंबर का है, तो 19 दूनी 38, कितना हमें लाना है? 67। तो कुछ मैं रीजनिंग भी बताऊंगी और 1-2 मैथ, जहाँ से हम अगर हम 50 क्वेश्चन कर लें या 45, तो हम इजीली अपना सी सेट वाला सेक्शन पास कर लेंगे। और बिल्कुल भी कंप्रीहेंशन के लिए टेंशन नहीं लेना है। 15-20 अभी वीडियो बनाऊंगी कंप्रीहेंशन के ऊपर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को चाहें तो आप 1.5 स्पीड पे या 1.75x पे देख सकते हैं, या 2 स्पीड पे, जैसे आपको ठीक लगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।